बात इस वीडियो में भी बता रहा हूं आपको कि ये सभी जो प्रश्न है वो बिहार बोर्ड के द्वारा किसी न किसी साल में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ाई करें, लिखें, इसको नोट्स बनाएं और जो भी आपको दिक्कतें होंगी आगे वाली वीडियो में जो है वो समझाया जाएगा। तो आगे है कि भारतीय समाज में जाति और श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, यानी कि भारतीय समाज में जाति और उसके लिए श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप में क्यों नहीं कहा जा सकता। तो इसका उत्तर है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को एक सच्ची अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होती है, बल्कि माता के गर्भ से ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है और जो अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला भी होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं इसका आंसर, चूंकि इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो उनकी दृष्टि में कहा गया है कि हमारे देश में श्रम विभाजन जो है वो जाति आधारित है, कर्म आधारित नहीं है या लोगों के गुण या कौशलता पर आधारित नहीं है। जैसे ही व्यक्ति जो माता के गर्भ से जन्म लेता है तभी उसकी जाति और उसका श्रम यानी कि उससे संबंधित काम जो है वो बांट दिया जाता है या विभाजित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को उस काम करने में अरुचि नहीं हो या उसमें उसको मन नहीं लगता हो तो समाज में गरीबी और बेरोजगारी जो है वो बढ़ाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये विश्व के किसी भी समाज में देखने के लिए लगभग आपको नहीं मिलता है। अगला है 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कहता है कि 20 के दांत जो कहानी है उस शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कहते हैं कि 20 के दांत की कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। यानी कह सकते हैं कि 20 के दांत जो कहानी है उसका शीर्षक अत्यंत सार्थक है। और इस कहानी में जब किरानी गिरधर लाल का बेटा मदन ने अपने अमीर घराने का बेटा कासू को पीट करके जब 2 दांत तोड़ देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया गया और अतः कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। यानी आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब एक किरानी यानी कि क्लर्क का बेटा गिरधर लाल का बेटा मदन जो है वो अपने अमीर घराने के बेटे या अमीर घराने का बेटा जो कासू है जब उसको वो मार करके जब उसका 2 दांत तोड़ देता है, पीट करके जब 2 दांत तोड़ देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग या अमीर वर्ग के लोग जो अपने घमंड को या अपने अहंकार को पाले रहते हैं तो वो एक चकनाचूर हो जाता है। तो लेखक की दृष्टि से वो जो धनी वर्ग है तो उसको 20 के दांत के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि वो समाज में निम्न वर्गों को जो है वो उचित नहीं देते हैं, उचित नहीं मानते हैं। तो जब वो दांत तोड़ता है तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनके घमंड को चकनाचूर कर देता है और अतः कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। कहता है मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद का द्वारा कहानीकार क्या बताता है। कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद का जो विवाद है वो कहानीकार के द्वारा क्या बताया गया है। कहता है कि हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक नलिन बिलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर की शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता बल्कि उसे ठुकरा देता है। यानी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की महानतम लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने मदन और ड्राइवर का उदाहरण देकर के यह समझाने का प्रयत्न किया है कि भले ही ड्राइवर जो है वो गरीब है लेकिन अगर वो किसी अमीर व्यक्ति के शरण में है तो वो किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता या उसकी अपने सपोर्ट नहीं कर सकता, उसका शरण नहीं ले सकता है बल्कि वो उसे क्या करता है, ठुकरा देता है। तो ये 2 उदाहरण से वो हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब किसी भी अमीर के शरण में रहेगा तो वो गरीब की अपनी शरण में नहीं लेगा बल्कि उसे ठुकरा देगा। आगे है खोखा किन मामलों में अपवाद था।
कहता है कि खोखा जो एक किरदार है वो किन मामलों में अपवाद था। तो कहते हैं कहानी के लेखक, यानी कहते हैं कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुलालित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे 2 बच्चों को अपने रौब में रखना पसंद करता था, और जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। यानी कह सकते हैं कि खोखा जो है, तो नलिन बिलोचन शर्मा को यह मानना था कि खोखा दुलालित, कि जो दुलार वाले लोग हैं या दुलार में पले लोग हैं, तो उस मामलों में वो अपवाद था। वो बात बात में अपने बहनों को पीट देता था, और जो अहाते के अंदर 2 छोटे बच्चे रहते थे उसे भी अपने रौब में रखता था या रौब में रखना पसंद करता था। तो ये सचमुच भी प्राकृतिक नियमों के एकदम बिल्कुल अपवाद था। आगे एक लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में से, जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की स्वभाव न हो या काम करने की इच्छा न हो तो उसको लेकर के, फिर बढ़ती बेरोजगारी, यानी कि जो हमारे देश में हमेशा बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर श्रम अरुचि, यानी कि किसी व्यक्ति को उस काम में करने की रुचि न हो, तथा विवशता, यानी कि श्रम चुनाव का, यानी कि विवशता जो है वो श्रम चुनाव का आदर्श, तथा सभ्य समाज आदि से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी आप कह सकते हैं कि लेखक ने अलग अलग पहलुओं का उदाहरण दे करके, जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी किसी व्यक्ति की स्वभाव के विपरीत उसका श्रम विभाजन करना, फिर बढ़ती बेरोजगारी, उसकी वजह से बढ़ती बेरोजगारी, और किसी व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर श्रम में अरुचि होना या उससे काम नहीं करना, लेकिन व्यवस्था यह है कि आपको श्रम चुनाव करना है या श्रम चुनना है, और हमारे समाज के आदर्श और सभ्य समाज को दिखाना। तो इन सभी की दृष्टि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में प्रदर्शित किया है या दिखलाया है। आगे है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, और उनके मुताबिक आदर्श समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पाठ जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन की दृष्टि से यह बतलाया है कि अगर भारत में हम एक आदर्श समाज की रचना करना चाहते हैं या एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, तो चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय का हो, उसे एक समान अवसर और अधिकार मिले। और आदर्श समाज तभी है जब उसको किसी भी साथ उसके तहत या उसको किसी भी तरह का भेदभाव का सामना न करना पड़े, यानी वह बिना भेदभाव के एक समान अधिकार और अपने अवसर को प्राप्त करे, तभी वो एक आदर्श समाज बन सकता है। कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। यानी कि वह समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और सभी के लिए एक समान बंधुता या भाईचारा की भावना हो, तो उस पर आधारित समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण माना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए और किसी भी प्रकार के जात पात, छुआछूत और भेदभावना मन में नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में या किसी भी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो तभी सफल है या वो तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को एक समान स्वतंत्रता प्राप्त हो, समानता प्राप्त हो, बंधुता प्राप्त
प्राप्त हो और उसे किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, छुआछूत, पहनावा, ओढ़ावा या बोलचाल की दृष्टि से गलत भावना से ना देखा जाए, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो और सभी के लिए एक समान भाईचारे जैसा व्यवहार हो, तभी हम भारत को एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, यानी बोल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस विडंबना की बात की है। तो लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस विडंबना की बात करते हैं वह यह है कि जातिवाद का पोषक है, यानी कि जो हमारा समाज है वो जातिवाद का पोषक रहा है या उसको बढ़ावा देते रहा है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात और छुआछूत की भावना रखते हैं, यानी आप कह सकते हो कि आप समाज में कितने भी पढ़े लिखे कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको जातिवाद या छुआछूत की भावना आज भी अपने मन में रखते हैं। तो वो यही विडंबना की बात करते हैं कि हमारा समाज शिक्षित होकर के भी जातिवाद का पोषक बना बैठा हुआ है, यानी न उसमें वो बदलाव करना चाहता है और ना ही परिवर्तन करना चाहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये विडंबना की बात जो है वो कही है। आगे है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि आप एक प्रश्न है कि कुशल व्यक्ति या जो सक्षम व्यक्ति है या सक्षम श्रमिक है वो एक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। तो बोलते हैं कुशल या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए हर व्यक्ति की क्षमता को विकसित करना जरूरी है, यानी कि वैसा समाज जिसमें कुशलता हो या सक्षम श्रमिक हो या सक्षम व्यक्ति काम करने वाले हो, और इसका निर्माण करने के लिए हमें हर व्यक्ति की क्षमता को विकसित करने की जरूरत है या आवश्यकता है, और इसमें वह अपनी योग्यता के मुताबिक काम चुन सकता हो और इसके लिए जातिगत भावना को त्याग करना होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम ऐसी समाज की रचना करें जहां पे हर व्यक्ति कुशल और सक्षम हो, तो पहले तो उसका निर्माण करना होगा और उसकी क्षमता को विकसित करना होगा। उसके बाद कि वह अपनी योग्यता के मुताबिक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के मुताबिक काम को चुन सकता है, इसकी वो आज़ादी हो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि हमें अपनी जातिगत या जातिवाद की जो भावना है उसका त्याग करना होगा या उसके विचार जो है वो नहीं लाने होंगे, तभी हम ऐसी समाज की रचना कर सकते हैं। आज के लिए सब आप सबका इतना ही, और आप हमेशा इस वीडियो को देखिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप इसको देखिए, और अगर इच्छा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। वरना आप वीडियो देखिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मेहनत करिए ताकि आप एक अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर ला सके। और हिंदी में ये सारे प्रश्न रहे हैं आपको जो निरंतर आपको वीडियो में उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।